बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। और आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये मैग्नेट होता क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मैग्नेट क्या होता है ये हम सब ने देखा है, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने चारों ओर कई रूप में मैग्नेट को देखते हैं। हम स्पीकर्स का यूज करते हैं, उनमें मैग्नेट है। हम मोटर्स का यूज करते हैं, उनमें मैग्नेट है। और आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स चला रहे हैं उनमें भी जो मोटर लगा हुआ उसमें भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट हमारी लाइफ का हिस्सा है, पर ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये मैग्नेट बनती कैसे, काम कैसे करती है। कोई भी चीज आप तभी तो यूज कर पाओगे अच्छी तरीके से। तो यहां हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले बहुत सही तरीके से समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा मैग्नेट क्या है। असल में मैग्नेट कुछ नहीं, बस एक इफेक्ट है जो तब पैदा होता है जब कोई चार्ज चलता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? देखो, साल था 1820। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टर्ड। पढ़ा रहे थे ऐसे ही रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा? अब उन्होंने देखा उनके टेबल पर एक तार पड़ा हुआ था, ठीक, कॉपर वायर था। उसके नजदीक उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को, कंपास निडल को रखा। आजकल आपकी घड़ियों में भी आपने देखा होगा जो नॉर्थ साउथ आपको बताती है, राइट। तो वहां पर एक मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी और उन्होंने देखा जैसे ही करंट पास हुआ ये मैग्नेटिक निडल हिली। इस मैग्नेटिक निडल को हिलाने के लिए आपके पास दो ही चीजें हो सकती है, दो ही फैक्टर हो सकते हैं। या तो कोई मैग्नेट इसके पास रखी हो क्योंकि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करना है, या फिर कोई लोहे की चीज वगैरह रखी हो। देखो, ये तार था कॉपर का और आसपास कोई भी मैग्नेट नहीं थी और ये केवल तब हिल पा रही थी जब आपने इसके अंदर करंट पास कराया। अब उन्होंने इसको उठा के यहां रखने की कोशिश की। तब हमने देखा जैसे ही हमने करंट पास कराया, करंट पास कराने पर फिर से वो जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। अब इस मैग्नेटिक निडल को, चुंबक की सुई को कोई हिला दे। मैंने अभी आपको चर्चा की दो ही फैक्टर हो सकते हैं। ये तार तांबे का है, आसपास कोई मैग्नेट भी नहीं है, फिर भी अगर ये हिल रही है, और कब हिल रही है? जब इस तार के अंदर करंट पास हो रहा है। तो वहां पर ऑस्टर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो क्या दिया? उन्होंने कहा कि जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो होता है तब इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्योंकि खुद सोचो ना, मैग्नेट को हिला रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसा काम कर सकता है, और वो तब क्रिएट हो रहा है जब इस तार के अंदर करंट पास हो रहा है। सो यहां से एक स्टेटमेंट बना, और वो ये बना कि व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट। जब किसी तार के अंदर करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा, कहते हैं ना वो तांत्रिक वगैरह होते हैं और आपने देखा वो कुछ मंत्र फूंकते हैं और आत्मा आ जाती है। कुछ यहां पर आप ऐसे समझो, एक तार के अंदर जब आपने करंट पास कराया तो आपने देखा इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना और बनता है। ये आपको आगे जाके एक्सपेरिमेंटली मैं दिखाऊंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट एक गजब की चीज है, एक बढ़िया टॉपिक है जिसको हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर आप समझो इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट होते हैं। देखो, आप एक तार के अंदर करंट पास कराओ, आप क्या नोटिस करते हो कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में टकरा के चलते हैं, ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं। जब आपस में टकराते हैं तो हीट भी निकलती है, और आपने देखा कि जो तार है वो गर्म भी हो जाता है। अगर तार गर्म हो जाता है करंट पास करने पर, तो इसको हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट हमने नोटिस किया कि जब हम तार के अंदर करंट पास कर रहे हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, और इसको हमने क्या कहा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब बता रहे थे। ऑस्टर्ड ने बहुत अच्छी बात यहां पर बताई थी 1820 में। अब यहीं पर दो साइंटिस्ट, देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही नहीं, दो अलग अलग है, बायोट एंड सेवर्ट। दो साइंटिस्ट इसी साल, क्योंकि कोई नई इन्वेंशन होती है, कोई नई बात बताई जाती है तो साइंटिस्ट लोग लग जाते हैं। अब ये दोनों लग गए क्योंकि सब बता रहे थे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ऑस्टर्ड ने बताया मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा हो रहा है। तो इन दोनों ने मेहनत की, एक्सपेरिमेंट किए, और अब हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ, राइट। कब दिया था वो? 1820 में, उसी साल जिस साल ऑस्टर्ड ने अपना स्टेटमेंट दिया था। अब आप नोटिस करना, यहां पर एक तार है, राइट। अब तार के अंदर हम करंट पास कर रहे हैं, ये तो हमें कंफर्म हो चुका कि तार के अंदर करंट पास करने पर उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट सवाल ये नहीं था कि बनेगा, सवाल ये था कि कितना बनेगा। आप एक पॉइंट कंसीडर कर लो, ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट आप कंसीडर कर लो। मैंने कहा कि भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, राइट। तो यहां पर जो बायो-सावर्ट थे उन्होंने चार चीजें की डिमांड की, और तब जाके उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। देखो,
ये कंफर्म है कि मूविंग चार्ज यानी कि चलते हुए चार्ज अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर ये बात हमें पता लग गई है तो हमें पता लग जाना चाहिए जब करंट ही इस तार के अंदर करंट पास हो रहा है और तब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो हमने ये नोटिस किया कि जो करंट बन रहा है, यहां हम थोड़ा सा डिटेल और बढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर इस पूरे तार का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब ये जो पूरा वायर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बना रहा है उसको हमें निकालना है। सुविधा के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस मान लिया, एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट के कारण पहले हम निकालेंगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशन वगैरह, उससे हम पूरे के लिए भी निकाल सकते हैं, पर पहले छोटे से हिस्से के लिए निकालते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ इस पूरे की लंबाई एल होगी या कुछ भी होगी, मैंने छोटी सी लंबाई मान ली बेटा डीएल। इसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होने पर इसको हम करंट एलिमेंट भी कह देते हैं, राइट, करंट का हिस्सा, राइट। तो यहां हम बात कर रहे हैं डीएल की, तो देखो ये पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट कहां रखा है ये भी मैटर करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां अगर हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो मान लीजिए आर वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और दोनों के बीच में डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। और डायरेक्शन का डिफरेंस शो करने के लिए हम हमेशा क्या मानते हैं, एक एंगल मानते हैं, दैट इज थीटा, राइट। अब इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका आप यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा डीबी, तो उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे क्रॉस और डॉट। खैर यहां हम बात करते हैं डीबी की, तो पहला जो फैक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आया, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कौन कर रहा है, करंट। हमने पढ़ा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जितना ज्यादा करंट पास होगा दैट मींस उतने ज्यादा चार्ज क्या हो रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि करंट कम है तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो चार्ज है वो भी कम फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज कम मूव करेगा तो कम ही उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर करंट बहुत ज्यादा है यानी कि करंट को आप बढ़ाओगे तो दैट मींस आप बढ़ा क्या रहे हो, अमाउंट ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज मूव करेंगे उतना चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो हमने यहां पर देखा कि करंट बढ़ाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पहले जो फॉर्मूला दिया था वो बायो-सैवर्ट ने दिया था, उन्हीं के सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, ध्यान रखना। यहां हम बात करते हैं फिर से, तो पहला फैक्टर जो बेटा मेरे पास निकल के आ रहा है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इस तार के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब दूसरा जो फैक्टर उन्होंने नोटिस किया वो ये नोटिस किया, देखो इस बात को भी समझना, डीएल क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, किसका, तार का। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अब यहां अगर मैं तार छोटा ले लेता हूं तो दैट मींस उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो चार्ज है वो भी कम होंगे। लेकिन अगर मैं लेंथ ज्यादा ले लेता हूं दैट मींस जो मूविंग चार्ज का एरिया है या जो अमाउंट ऑफ मूविंग चार्ज है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बात दोनों एक ही तो है। अगर ध्यान से देखो तो डीएल बढ़ाने पर बढ़ क्या रहा है, नंबर ऑफ मूविंग चार्ज ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर मूविंग चार्ज जितने ज्यादा होंगे उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, लेकिन ज्यादा लंबे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर निकल गया वो ये निकल गया साइन थीटा। देखो आप समझ रहे हैं यहाँ साइन ही क्यों है। एक सवाल मन में आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो 6 है, हम यहाँ साइन को ही इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट कंसिडर करो, यहाँ ये कोई भी एंगल मान के चल लेता है, ये समझ के चलो, ये कोई पॉइंट है मान लो ए, राइट, ये कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर बी, ये कोई पॉइंट मान लो सी, राइट। अब आप ये नोटिस करना, यहाँ ये एंगल है हमारे पास 90, यहाँ एंगल मान लो हमारे पास क्या है 60, यहाँ एंगल क्या है 30, और अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ कंसिडर कर लूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप मान लो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ तो एंगल 0 ही होगा। तो आप ये नोटिस करो इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। किसी भी वायर के खुद के पॉइंट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, यानी कि वैल्यू 0 आ रही है कब, जब एंगल कितना है, 0 है। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। तो आप ये नोटिस करो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तब आ रहा है जब एंगल कितना है, 90 है, और मिनिमम कब आ रहा है, जब एंगल कितना है, 0। एंगल 0 होने पर वैल्यू 0 आ रही है, एंगल 90 आने पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, साइन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए यहाँ पर साइन ही हरा उतरता है हमारे पैरामीटर्स पर, इसीलिए यहाँ पर हमने साइन का यूज किया है, राइट। अब यहाँ पर तीसरा फैक्टर हुआ, और चौथा फैक्टर देखो
मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ वैसी ही प्रॉपर्टी रखता है जैसी बाकी सारे फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने ये देखा होगा, ये आया करता था, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा होगा, फोर्स अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। सब में आपने नोटिस किया होगा जितने भी फील्ड होते हैं ज्यादातर वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर ये भी क्या करेगा बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और यहां पर हम कहेंगे चौथा फैक्टर। नोटिस करो ये पॉइंट जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उतना इसका इफेक्ट या उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। ध्यान से देखो, एक भट्टी है आपके सामने, राइट, आप जितना नजदीक उसके जाओगे भट्टी के तो आप ये नोटिस करना कि आपको आंच जो है, इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट आपके शरीर पर उतने ज्यादा आने वाला है। लेकिन यहीं पर आप उस भट्टी से दूर जाते जाओ, दूर जाते जाओ, दूर जाते, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे जो इफेक्ट है उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहां पर भी आप नोटिस करना, आर बढ़ाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ की जगह यहाँ कंसीडर करूंगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपने देखा आर बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आर घटाने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है। इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, राइट। और तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, फ्रॉम ऑल इक्वेशंस डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो वो चीजें थी जो हमने ऑब्जर्व की और आया। अब इसको हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट जो लिया गया एक्सपेरिमेंटली, जो कांस्टेंट लिया गया वो लिया गया ये dB इज इक्वल्स टू, बेटा इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है यही हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और पर्टी इसकी जो वैल्यू होती है -7 होती है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो इसको हम बोलते हैं बेटा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब तुम सोच के देखो ये होता क्या है, आप नोटिस करना, अगर मैं एयर की बात करता हूं, दो मैग्नेट के बीच में एयर है, क्या वो सपोर्ट करती है उस मैग्नेटिक फील्ड को रन कराने के लिए, मूव कराने के लिए। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक लोहा है, राइट, और उस लोहे के इस हिस्से पर आप एक मैग्नेट लगा दो बेटा, तो आप नोटिस करना कि ये जो मैग्नेटिक नेचर है इस लोहे की इस पूरे मटेरियल में इतनी फैलेगी कि इस पॉइंट पर भी अगर कोई लोहे की चीज़ रखी होगी तो ये जो आयरन का पीस है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब तुम सोचो लोहा परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक नेचर को रन करने के लिए, तो कोई मटेरियल, कोई मीडियम कितनी ज़्यादा परमिशन देता है, कितना ज़्यादा अलाउ करता है, कितना ज़्यादा पसंद करता है मैग्नेटिक नेचर को रन कराने के लिए, वो ही कहलाती है उसकी परमिएबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है बेटा, बायो सेवर्ट लॉ है। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बेटा वेक्टर फॉर्म बताओ इसकी, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे चलो बताओ, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। आपने पढ़ा है ना ए क्रॉस बी क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ डी एल क्रॉस आर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर डी एल आर साइन थीटा। तो अगर कहीं भी डी एल आर साइन थीटा लिखा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एल क्रॉस आर लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन पर आओ, इस इक्वेशन में मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ बेटा, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। आई डी एल मैं यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आर सी क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड कर रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बदलने के लिए ध्यान रखना है। अब ये बताओ ये क्या है, ये ध्यान दे रहे हो आप इस बात पे, डी एल आर साइन थीटा क्या है, डी एल क्रॉस आर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर साइन लगाओ, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उन पर वेक्टर लगाओ। अब आई तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, करंट है वो, तो डी एल आर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी एल क्रॉस आर लिख सकता हूँ क्या, अपॉन आर की क्यूब। यही हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में बायो सेवर्ट लॉ है। यूनिट होती है इसकी टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ओके।